हाँ, बिल्कुल। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। एकदम सही कहा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो विषय है ना, वो सच में बहुत ही बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम डेविड गॉगिन्स की बहुत ही मशहूर किताब कांट हर्ट मी पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। और ये कोई ऊपर ऊपर की चर्चा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम इस पूरी किताब के हर एक अध्याय का बिना कुछ छोड़े पूरा विश्लेषण करेंगे, मतलब गहराई तक जाएंगे। हाँ, और इस किताब की जो प्रस्तावना है ना, वहीं से एक बहुत ही कड़ा प्रहार होता है। गॉगिन्स सीधे तौर पर कहते हैं कि आजकल लोग आराम के यानी कंफर्ट के पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। हाँ हाँ, वो विक्टिम्स मेंटालिटी वाली बात। ठीक है। वो प्रोफेसर वाला। हाँ, गॉगिन्स एक पैनल में थे और वहाँ MIT के एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर ने कहा कि इंसानों की आनुवंशिक सीमाएं होती हैं, जेनेटिक लिमिट्स, और उन्हें पार करना विज्ञान के हिसाब से असंभव है। और गॉगिन्स का जवाब तो कमाल का था। उन्होंने कहा कि ये बात 99% लोगों के लिए सच हो सकती है, लेकिन 1% लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो इन सारी बाधाओं को, सारे नियमों को तोड़ देते हैं। और यही वो 1% वाली मानसिकता है जिस पर ये पूरी सामग्री आधारित है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम उनके बचपन को देखें, अध्याय 1 में जिसका नाम है मुझे सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाना चाहिए था, तो उनका बचपन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो उस 1% में आएंगे। बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने पर उनका परिवार बहुत ही अमीर और आदर्श लगता था। एक शानदार इलाका, अच्छी गाड़ियां। लेकिन वो रोलर रिंक, स्केटलैंड नाम था ना उसका। हाँ, स्केटलैंड। उनके पिता ट्रिमनिस गॉगिन्स वहां जो करते थे वो भयानक था। बाहर से आदर्श परिवार, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे भयानक हिंसा। मैंने जो पढ़ा कि कैसे उन्हें मतलब बचपन में ही बेल्ट से बुरी तरह पीटा जाता था, तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। और सिर्फ पीटना ही नहीं, उनके सिरहाने जहां वो सोते थे वहां एक भरी हुई बंदूक रखी होती थी। सोचिए एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा। कोई भी बच्चा डर के मारे टूट जाएगा। हाँ, लेकिन उनकी माँ ने हिम्मत दिखाई और वहां से भागने का फैसला किया। और मनोविज्ञान के नजरिए से यह सबसे अहम बात यह है कि गॉगिन्स ने डर से ज्यादा नफरत को चुना। हेट ओवर फियर। मतलब डर कर छुपने के बजाय अपने पिता के प्रति जो नफरत थी उसी को अपनी ताकत बना लिया। बाप रे। लेकिन अध्याय 2 में जो है सच कड़वा होता है। हमें पता चलता है कि वहां से भागने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। बिल्कुल। वहां उन्हें विल्मूत नाम का एक इंसान मिला जो उनके लिए पिता जैसा था, लेकिन एक त्रासदे में उसकी हत्या हो गई। और फिर स्कूल में जो नस्लवाद, जो रेसिज्म उन्होंने झेला, वो पढ़ाई में एकदम पीछे थे। ऐसे में कोई वापसी कैसे कर सकता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं से उनके बदलाव की पहली सीढ़ी शुरू होती है, जिसे वो जवाबदेही का आईना या अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। वो सिर मुंडवाने वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, खुद को आईने में देखा और खुद से सच बोला। उन्होंने खुद से कहा कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तुम बहाने बनाते हो। मतलब कोई झूठी तसल्ली नहीं दी खुद को। कोई तसल्ली नहीं। और फिर उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे अपना बिस्तर खुद लगाना, अपनी पैंट ठीक से ऊपर खींचकर पहनना, और इन लक्ष्यों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखकर उसी आईने पर चिपका दिया। ये सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बदलाव की शुरुआत मतलब खुद से सच बोलने से ही होती है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। एकदम सही। लेकिन अध्याय 3 असंभव कार्य ये दिखाता है कि सिर्फ सच बोलने से जिंदगी तुरंत नहीं बदल जाती। हाँ, वो दौर तो सच में बहुत निराशाजनक था। उनका वजन लगभग 300 पाउंड यानी करीब 136 किलो हो गया था। और वो काम क्या करते थे? इको लैब में कॉकरोच और चूहे मारने का काम। मैं यही सोच रहा था कि कॉकरोच मारने वाले इतने मोटे इंसान के दिमाग में दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो यानी नेवी सील बनने का विचार आया कैसे? ये बदलाव की चिंगारी थी। एक दिन टीवी पर उन्होंने सील्स के बारे में देखा और फिर वो स्टीवन शालड्रॉ नाम के एक रिक्रूटर से मिले। लेकिन वहां भी एक असंभव शर्त थी। हाँ, 3 महीने में 106 पाउंड वजन कम करना। चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन है। और पहले दिन तो वो सिर्फ 400 यार्ड दौड़कर ही रोने लगे थे। सोचिए, 300 पाउंड का शरीर। लेकिन फिर घर आकर उन्होंने रॉकी फिल्म देखी, उसका 14वां राउंड, और वहां से जो प्रेरणा मिली उसने उन्हें रोकने नहीं दिया। उन्होंने सच में वो वजन कम करके दिखाया। ये सच में पागलपन है।
लेकिन अध्याय 4 में, जिसका नाम है आत्माओं पर कब्जा करना, वजन कम करना तो सिर्फ एक एंट्री टिकट था। असली नरक तो अब शुरू होना था। नेवी सील की ट्रेनिंग, BUDS और उसका हेल वीक। हाँ, हेल वीक, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 5 दिन बिना सोए लगातार शारीरिक यातना, ठंडे पानी में पड़े रहना। और यहीं पे गॉगिन्स का टेकिंग सोल्स यानी आत्माओं पर कब्जा करने का सिद्धांत सामने आता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई, जैसे प्रशिक्षक, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, तो आप हार मानने के बजाय इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें कि सामने वाले का ही मनोबल टूट जाए। ओहो, मतलब जब इंस्ट्रक्टर उन्हें तोड़ना चाहते थे तो गॉगिन्स और उनके साथियों ने नाव को और ज्यादा जोश से उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने दिखाया कि तुम हमें तोड़ नहीं सकते। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। क्या बात है। लेकिन अध्याय 5 बख्तरबंद दिमाग में आते आते ये जोश एक भयानक कीमत मांगने लगता है। शरीर की कीमत? हाँ, उनके दोनों घुटने टूट चुके थे, नी कैप्स में फ्रैक्चर था, ऊपर से निमोनिया, फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। ये तो मतलब शरीर को पूरी तरह से बर्बाद करना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात सिर्फ शरीर की नहीं है। ये दिमाग को कठोर बनाने या कैलोसिंग द माइंड के बारे में है। जैसे हाथों में गट्टे पड़ जाते हैं भारी काम करने से। बिल्कुल वही। गॉगिन्स कहते हैं कि उनके बचपन का जो आघात था, जो पुरानी मानसिक चोटें थीं, उन्होंने उसी का सामना करके अपने दिमाग को एक तरह से बुलेट प्रूफ बना लिया था। मतलब दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना। हाँ, हालांकि उनके तरीके बहुत ही चरम हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी हम छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करके अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। खैर, इसके बाद अध्याय 6 आता है। ये किसी ट्रॉफी के बारे में नहीं है। यहाँ कहानी थोड़ी भावुक हो जाती है। ऑपरेशन रेड विंग्स। हाँ? मार्कस लुट्रेल को छोड़कर उनके कई सील साथी शहीद हो गए थे और उनके परिवारों के लिए स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसा जुटाने की खातिर गॉगिन्स ने दौड़ने का फैसला किया। बिना किसी ट्रेनिंग के सैन डिएगो में 24 घंटे में 100 मील दौड़ना। 101 मील दौड़े थे वो। और उनकी हालत, गुर्दे फेल हो रहे थे, खून पेशाब कर रहे थे, शरीर पूरी तरह से शटडाउन हो रहा था। और जब दर्द एकदम असहनीय हो गया तब उन्होंने द कुकी जार का सिद्धांत निकाला। ये कुकी जार क्या है? जब आपका दिमाग कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब आप अपने दिमाग के एक काल्पनिक कुकी जार में हाथ डालते हैं। और उसमें से क्या निकालते हैं? अपनी पिछली सफलताएं, अपने पुराने संघर्ष। जैसे गॉगिन्स ने याद किया कि कैसे उन्होंने वजन कम किया था, कैसे हेल वीक पार किया था। वो यादें ऊर्जा का एक नया स्रोत बन जाती हैं। कमाल है। हम सब अपनी जिंदगी में ये कर सकते हैं। जब भी लगे कि हार मान रहे हैं, बस अपने कुकी जार में झांक लें। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अध्याय 7, जिसका नाम है सबसे शक्तिशाली हथियार, इसमें वो जो नियम बताते हैं वो इंसानी क्षमता की परिभाषा ही बदल देता है। आप 40% के नियम की बात कर रहे हैं। 40% रूल। हाँ। ये नियम क्या है? जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि हम सब कितना कम जी रहे हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब हमारे दिमाग को लगता है कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं, कि अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, हाँ, तब वास्तव में हमने अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? हाँ, हमारा दिमाग एक कार के गवर्नर की तरह काम करता है। जैसे कार का गवर्नर इंजन को फटने से बचाने के लिए स्पीड रोक देता है, वैसे ही दिमाग हमें दर्द से बचाने के लिए रुकने का सिग्नल देता है। बाकी का 60% हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। हमें बस उस गवर्नर को, उस मानसिक सीमा को हटाना है। 8 में है प्रतिभा की आवश्यकता नहीं। टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, इसमें अल्ट्रामैन रेस का जिक्र है। अल्ट्रामैन कोई आम रेस नहीं है। 3 दिनों में 320 मील। और कीथ डेविड्स के साथ आयरन मैन रेस भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब उन्होंने तब किया जब उनके दिल में छेद था। होल इन द हार्ट। ये साबित करता है कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, कड़ी मेहनत चाहिए। और लोग जो कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, हाँ, सबसे आम बहाना, उसके लिए गॉगिन्स कहते हैं कि अपने हफ्ते के 168 घंटों का ऑडिट करो। शेड्यूल का ऑडिट। हाँ, एक डायरी में लिखो कि तुम अपना समय कहाँ बिता रहे हो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कितना बुलशिट टाइम या व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हो। अगर हम वो बुलशिट टाइम हटा दें तो लक्ष्य के लिए बहुत समय मिल जाएगा। एकदम सही। लेकिन अध्याय 9, असाधारण लोगों के बीच असाधारण में, वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो मुझे समझ नहीं आया। वो नेवी सील बन चुके थे, सफल थे, फिर वो आर्मी रेंजर स्कूल और डेल्टा फोर्स के सिलेक्शन में क्यों गए? क्योंकि वो शून्य से शुरुआत करने में विश्वास रखते हैं। स्टार्टिंग एट 0। सब कुछ हासिल करने के बाद फिर से 0 पर। हाँ,
उनका मानना है कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा रहती है। सफलता मिलने के बाद लोग आत्मसंतुष्ट या कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हर दिन शून्य से शुरुआत करनी चाहिए, नए और कठिन लक्ष्य तय करने चाहिए। लेकिन नए लक्ष्य हमेशा सफलता तो नहीं देते ना। अध्याय 10 विफलता से सशक्तिकरण इसी बारे में है। द टुडे शो वाला विश्व रिकॉर्ड। हाँ, लाइव टीवी पर लाखों लोगों के सामने वो 2500 पुलअप्स करने के बाद बुरी तरह फेल हो गए थे। शरीर ने जवाब दे दिया था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। विफलता के बाद इंसान क्या करता है? छुप जाता है, दूसरों को दोष देता है। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। लेकिन गॉगिन्स ने AAR किया, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। इसे लाइव ऑटोप्सी भी कहा गया है ना स्रोत में। हाँ, अपनी विफलता का निष्पक्ष विश्लेषण। उन्होंने कागज पर लिखा कि ग्रिप में क्या गलती थी, ब्रेक लेने में क्या गलती हुई, और फिर उन कमियों को सुधारा। और नतीजा? कुछ महीनों बाद उन्होंने 4030 पुलअप्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब विफलता को ही अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम अंतिम अध्याय 11 पर आ गए हैं, क्या हो अगर। इसमें एक बार फिर उनके शरीर के टूटने की कहानी है बैड वाटर रेस के दौरान। शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर स्ट्रेचिंग के जरिए उन्होंने अपने शरीर को वापस जिंदा किया। ये कैसे संभव है? जब सब कुछ खत्म लगे तो बस एक सवाल पूछना है, क्या हो अगर मैं कर लूं? What if? क्या हो अगर मैं कर लूं? ये सवाल दिमाग की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देता है। मतलब जब दिमाग कहे कि असंभव है तो बस ये सवाल पूछ लो। हाँ, और अंत में इस पूरी किताब से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या है? क्या जिन सीमाओं को हम आज सच मान बैठे हैं वे वास्तव में हैं, या वे केवल हमारे उस दिमाग का भ्रम है जिसे आराम पसंद है? जरा सोचिए, अगर हम अपनी ही कमजोरियों के साथ समझौता करना बंद कर दें तो हम असल में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में हैं। और इसी विचार के साथ सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल की हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। हाँ, और जाने से पहले कृपया हमारे चैनल सिंप्लीफाइड समरी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।